रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 इन हाउ मेनी वेज कैन वी नेम द वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागन यूजिंग एनी 5 लेटर्स OPQRSTU इन एनी ऑर्डर। और हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। इस क्वेश्चन में इन एनी ऑर्डर का जो वर्ड लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि जब ऑर्डर मैटर ना करे तो कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं, जबकि ये क्वेश्चन है कि वर्टिसेस के नेम बदल बदल कर रखें, जो कि कॉम्बिनेशंस का केस नहीं होता। सबसे पहले आपको पेंटागन की शक्ल दिखाता हूँ। इसकी 5 साइड्स होती हैं, तो अगर इनकी 5 साइडों पे इन 7 जो अल्फ़ाबेट्स हमें गिवन है, इनमें से कोई से 5 लफ्ज़ लिख दें। और अब देखें, इसको चेंज भी कर सकते हैं। एस को ओ की जगह और ओ को एस की जगह ले आए, आर को क्यू की जगह और क्यू को आर की जगह ले गए। तो ये इसकी डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं। तो इन 7 अल्फ़ाबेट्स से हम लोगों ने बनानी है इसकी परम्यूटेशंस, जबकि एट अ टाइम 5 यूज़ होने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स n इज इक्वल टू 7, अल्फ़ाबेट्स दैट कैन बी यूज्ड एट अ टाइम r इज इक्वल टू 5। तो परम्यूटेशन का फार्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r होल फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू डालेंगे 7p5 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 5 होल फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को इतना ओपन करेंगे कि वो कहाँ तक चला जाए, 2 फैक्टोरियल तक। क्यों? क्योंकि नीचे 7 माइनस 5 होल फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जाना है। तो 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल तक और नीचे 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल आपस में कट गए और बाकी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2520। अगर इसको कम्बिनेशन की तरीके से आप लोग गलती से सॉल्व करना शुरू करते तो आपका आंसर बनता 7C5 से 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल और नीचे 7 माइनस 5 फैक्टोरियल एडिशनल। अभी 7 फैक्टोरियल को इतना ओपन करेंगे कि 5 फैक्टोरियल तक जाए, क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक 5 फैक्टोरियल मौजूद है। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 7 माइनस 5 से 2 फैक्टोरियल बनता है। अब 5 फैक्टोरियल से कट गया और बाकी क्या होएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 6 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 में, 2 हिस्सों में, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है और उससे भी आ जाता है 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 दा 21। तो ये रॉन्ग है। ये कम्बिनेशन का सवाल ही नहीं था, ये परम्यूटेशन का सवाल था। और आपकी बुक में इसका आंसर गिवन है पार्ट ए, तो हमारा आंसर करेक्ट है। पार्ट 2 हाउ मेनी 2-digit नंबर्स, हाउ मेनी 2-digit ऑड नंबर्स, सिर्फ नंबर्स नहीं, 2-digit ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ रिपीटेड डिजिट्स आर अलाउड, यानी रेपिटेशन अलाउड है। तो आपके पास ऑप्शन गिवन है 14 42 28 और 21। तो ये देखें, ये आपके पास 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 डिजिट नंबर आपने बनाने हैं। ये एक यूनिट स्पेस है और ये टेंस वाली स्पेस है। और ऑड नंबर्स बनने हैं, तो ये जो 4 ऐसे नंबर हैं 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स हैं। और ये जब यूनिट प्लेस में ये वाले होने चाहिए, यानी 4 नंबर यूनिट प्लेस में आ सकते हैं, 1 3 5 और 7। जबकि टेंस स्पेस में क्या आ सकते हैं, इन्होंने कहा वे रेपिटेशन अलाउड है, यानी जहाँ अगर यहाँ पे 1 लिखा हो तो यहाँ पे भी 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 लिखा हो तो यहाँ पे भी 3 लिखा हो सकता है, यहाँ पे 5 लिखा हो तो यहाँ पे भी 5 लिखा हो सकता है, यहाँ पे 7 लिखा हो तो यहाँ पे भी 7 लिखा होता है। यानी जितने भी यहाँ पे ऑड नंबर हैं वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, यानी यहाँ पे सातों के सातों आ सकते हैं। ठीक है, इफ़ रिपीटेड डिजिट्स आर अलाउड तो ये सारों के सारे आएंगे। अब इसका फॉर्मूला देखें, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया, ये कितना बन गया 28। तो हमारा आंसर 28 है। इसको एक और तरीके से देखें, अगर सारे के सारे आप नंबर लिख दें जो इनसे बन सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, इसी तरह नीचे जाते हैं 7 1 7 2। अब इसमें देखें ऑड नंबर्स कौन से हैं। पहली रो में 4 ऑड नंबर हैं, 11 13 15 17। इसी तरह हर रो में 4 4 ऑड नंबर्स हैं। तो 7 रोज़ हैं और 4 हर किसी के अंदर नंबर हैं, तो 7 4 ज़ा 28। वो क्या आंसर दे रही है, पार्ट सी को आंसर बता रही है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। पार्ट 3 हाउ मेनी 6-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 4 6 7 8 विदाउट रेपिटेशन, यानी अब रिपीट नहीं करना। इफ़ द डिजिट्स 3 and 7 मस्ट बी टुगेदर, यानी 2 नंबर ऐसे हैं जिन्होंने इकट्ठा होना है। तो आपके आंसर्स की ऑप्शन है 120 180 144 और 96। तो ये देखें, ये आपके पास 6 डिजिट्स हैं 2 3 4 6 7 8। अगर 2 डिजिट्स ने इकट्ठे रहना है और उनको बता दिया गया कि 3 और 7, तो अब बाकी 4 जगहों पे आपने
कितने डिजिट्स में से पिक करने हैं? 2, 4, 6, 8 इन 4 डिजिट्स में से पिक करने हैं और बारी बारी लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर 2 यहाँ पे लिख दिए तो इन बाकियों में 2 नहीं आ सकता, ठीक है। फिर बाकी आपके पास इसमें 2 लिख दिया तो इसमें आपके पास लिखने के लिए 3 चॉइसेस हैं। मतलब अभी इस कंडीशन में 3, 7 आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं और 8 भी। तो इसमें लिखने के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं, लेकिन जो नंबर लिख दिया वो इसमें रिपीट नहीं कर सकते, लिहाजा इसमें लिखने के लिए 3 ऑप्शन रह जाएंगी। इसमें जब लिख दिया तो बाकी 2 ऑप्शन इसके लिए और 1 ऑप्शन इसके लिए रह जाएगा। अब कंसिडर करेंगे इसको हम कि ये 5 नंबर्स हैं, ये 1 कंसिडर हो जाएगा और ये चारों 4 कंसिडर हो जाएंगे। तो विदाउट रेपिटिशन, यानी रेपिटिशन नॉट अलाउड हो, तो फार्मूला देखें क्या होता था? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। जिस तरह मैंने दिखाया ना कि एक एक कम होता जा रहा था, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, तो n फैक्टोरियल का फार्मूला लगता है। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो हमारे पास NPR में n 5 है और R भी 5 है, क्योंकि सारे के सारे यूज़ होने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 120। ये आंसर क्या करेक्ट है? बुक में ए ही गिवन है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये 3, 7 की तो एक कंडीशन ये है। अगर 3, 7 को इस तरह करके लिख दिया जाए 7, 3, तो इतने ही और जो है कम्बिनेशंस बन जाएंगे 5 भी 5 के साथ 120, तो टोटल 240 हमारे पास बन सकते हैं। पार्ट 4, evaluate n plus 2 whole factorial into n minus 2 whole factorial divided by n plus 1 whole factorial into n minus 1 whole factorial। ऑप्शन आपके पास हैं इसकी ये 4। शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले इसी तरह लिख दिया और इज इक्वल टू करते हैं और लंबी सी लाइन लगाते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टोरियल्स को हमने ओपन करना होगा। देखें n plus 2 बड़ा है n plus 1 से, तो n plus 2 वाले को खोलेंगे और हम लोग लिखेंगे n plus 2 इंटू n plus 1 होल फैक्टोरियल। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा हो तो आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, और नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल ही रहने दिया। अब n माइनस 2 ज़्यादा छोटा है, n माइनस 1 बड़ा है, तो n माइनस 1 को ओपन करेंगे तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, और ऊपर n माइनस 2 होल फैक्टोरियल लिखा हुआ था पहले ही। अब इन दो को कट कर दिया और इन दोनों को कट कर दिया, पीछे हमारे पास बच गया n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो D इज़ द आंसर। बुक में क्या आंसर है? D ही हमें आंसर गिवन है। पार्ट 5, in how many different ways can 5 couples be seated around a circular table if the couples must not be separated? इसके ऑप्शंस हमें 4 गिवन हैं। तो जब सर्कल के अंदर लोग बैठे हों तो उसका फार्मूला क्या होता है? n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। जैसे लाइन में होते थे तो क्या होता था फार्मूला? n फैक्टोरियल। लेकिन 6.2 के अंदर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जब सर्कल में बैठे हों तो n माइनस 1 फैक्टोरियल यूज़ होता है टू काउंट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ये टेबल है, इसके ऊपर कितने कपल्स बैठे हुए हैं? 5 कपल्स। ये पहला कपल, ये दूसरा कपल, तीसरा कपल, चौथा कपल, पांचवा कपल। और कपल का मतलब होता है उसको एक यूनिट काउंट करना है, क्योंकि मस्ट नॉट बी सेपरेटेड, यानी ये कपल एक समझा जाएगा, ये इसको एक यूनिट समझा जाएगा, ये इसको एक यूनिट, यानी थर्ड यूनिट ये हो गया, ये फोर्थ यूनिट और ये फिफ्थ यूनिट। तो 5 यूनिट्स हैं, यानी 5 इंडिविजुअल अगर इनको समझ लिया जाए तो अब उस फार्मूले की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वेज, जो टोटल परम्यूटेशन हैं वो कितनी होंगी? n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो टोटल 5 हैं, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 24। लेकिन अगर ये वाले कपल आपस में जगह चेंज कर लें तो जितने ये 24 परम्यूटेशन निकले हैं इतने ही और निकल आएंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह अगर कपल नंबर 2 भी अपनी जगह आपस में चेंज कर ले तो जितने ये परम्यूटेशन ऑलरेडी निकले हुए हैं इतने ही और निकल आएंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह ये थर्ड कपल चेंज कर ले तो मल्टीप्लाई बाय 2, फोर्थ कपल जगह चेंज कर ले तो मल्टीप्लाई बाय 2, फिफ्थ कपल जगह चेंज कर ले तो भी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 2⁵ 2⁵ से बनता है 32। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 32 768। बुक के अंदर हमारा आंसर है पार्ट ए, तो आंसर ये करेक्ट है। Part 6, a committee of 4 people will be selected from 8 girls and 12 boys in a class. How many different selections are possible if at least one boy must be selected? इसमें 4 आपको ऑप्शंस गिवन हैं और ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जिस तरह एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 9 है।
देखें हमें टोटल 8 गर्ल्स गिवन है और 12 बॉयज़ गिवन है। इनमें से हम लोगों ने एक कमेटी बनानी है 4 लोगों की, यानी हम लोगों ने चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, यानी ये चूज़ करने वाला कम्बिनेशन वाला सवाल होता है। तो फार्मूला यूज होगा NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल, और बड़ा ही इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। इफ़ एटलीस्ट वन बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड, यानी कि जो भी कमेटी होगी उसमें कम से कम एक बंदा तो ज़रूर होगा। तो नंबर ऑफ़ वेज इन विच कमेटी कैन बी चूजन, तो सबसे पहले वही ऑप्शन देते हैं जिसमें बंदा एक होगा। जब बंदा कम से कम एक होगा तो लेडीज़ या गर्ल्स उसमें कितनी होंगी, 3। मतलब एक में लड़का चूज़ हो रहना चाहिए, कम से कम एक लड़का तो होगा ही होगा ना। जब एक लड़का होगा तो लेडीज़ कितनी होंगी या गर्ल्स 3। तो इसको हम पहले गर्ल्स का लिख लेते हैं, गर्ल्स 3 होंगी। तो आउट ऑफ कितनी गर्ल्स, 8 में से, तो 8C 3, और लड़का जो एक चुनना है बॉय, तो वो आउट ऑफ 12 होगा, 12C 1। ये एक कम्बिनेशन बन गया। अब एक या एक से ज़्यादा लड़के होने चाहिए। तो अगर एक वाला कंडीशन ये है तो 2 लड़कों वाली कंडीशन होगी जिसमें औरतें या लेडीज़ कितनी होंगी, गर्ल्स 8C2 इंटू 12C2। अब अगर 2 से भी ज़्यादा लड़के करें तो वो कितने हो जाएंगे, 12C3, और ये क्या हो जाएगा 8C1, 8C1 इंटू 12C3 प्लस, अब फाइनल कंडीशन के लड़के सारे के सारे लड़के ही हो जाएं तो वो हो जाएगी 8C0 इंटू 12C4। अब ये आपका क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया, बस एक एक करके आपने सॉल्व करना है। पहले पार्ट को देखते हैं। तो 8C3 को खोला, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 1 होल फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं 8 फैक्टोरियल को, कहाँ तक कि 5 फैक्टोरियल तक चला जाए, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल आने वाला है। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कट गया, और ये 3 फैक्टोरियल किससे कट जाएगा, 6 से, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 12 फैक्टोरियल का हम खोलेंगे 11 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 11 फैक्टोरियल आने वाला है। 12 मल्टीप्लाई बाई 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 1 होल फैक्टोरियल से बना 11 फैक्टोरियल, और ये 11 और 11 फैक्टोरियल दोनों आपस में कट गए। तो 8 7 जहाँ से हमारे पास आ जाता है 56 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 672। तो ये पहला हिस्सा सॉल्व हो गया। बाकी तीनों भी सॉल्व करने हैं इसी तरीके से, प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को कितना खोलेंगे, 6 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 8 माइनस 2 होल फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आने वाला है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से कट गया, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो होती है 2, तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल को खोलेंगे 10 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 12 माइनस 2 है जिससे 10 आने वाला है। तो 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 2 होल फैक्टोरियल से आया 10 फैक्टोरियल। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो अभी हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 7 से 28 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 11 से 66। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 66 करेंगे कैलकुलेटर से, वैल्यू आएगी 1848। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, प्लस करते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 1 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे 7 फैक्टोरियल तक, तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल से 1 आता है, और 8 माइनस 1 होल फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल आ जाता है। तो 7 फैक्टोरियल से कट गया, मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे कितना, 9 फैक्टोरियल तक। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6, और यहाँ पे 12 माइनस 3 फैक्टोरियल से क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से कट गया, और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 10 220। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 220 से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1760। अब आखिरी हिस्सा रह गया 8C0 इंटू 12C4। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 0 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 होल फैक्टोरियल। तो ये लेफ्ट साइड वाला तो बड़ा इजी है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से कट गया,
मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलेंगे, 8 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 12 माइनस 4 से 8 आने वाला है। तो 12, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 12 माइनस 4 होल फैक्टोरियल से आ गया 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से कट गया, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, तो ये 12 को काट देता है। ये 2 जो है 2 1 2, 2 5 10। तो अब लेफ्ट साइड पे तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 495। तो ये 495 आ गया, और इस सारों को समअप करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4775, यानी पार्ट डी। बुक में हमारा आंसर क्या है, पार्ट डी ही है। पार्ट 7, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1। जिसके आंसर की ऑप्शन है हमारे पास ये 4 गिवन है। तो एक ये मैट्रिसेस है जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और हर एलिमेंट के अंदर या 0 आ सकता है या 1। मिसाल के तौर पे सारी के सारी के अंदर 0 लिखा जाए तो ये एक मैट्रिक्स होगी, अगर सब में 1 1 1 वाले तो ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया मैट्रिक्स का। तो इस तरह पूछना चलेंगे, अगर किसी में 0 किसी में 1, इस तरह करके टोटल डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऐसी बन सकती हैं। तो ये एक बड़ा साइज़ का सवाल है। इससे पहले हम छोटे साइज़ की मैट्रिक्स पे चलते हैं ताकि जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम एक 1 by 1 साइज़ की मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट आ सकता है, और इसके अंदर 2 एंटिटीज़ क्या आ सकती हैं, या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो टोटल हमारे पास कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, 2 मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो टोटल 1 by 1 ऑर्डर मैट्रिसेस विथ 2 एंट्रीज कितनी हुई, 2 मैट्रिसेस। ये तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग कर लेते हैं 1 by 2 की मैट्रिक्स, जिसमें 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं और हर एलिमेंट के अंदर 2 एंट्री आ सकती हैं, या 0 या 1। तो अभी देखें, इसमें 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है। यानी टोटल 1 by 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस विद 2 एंट्रीज, इसके अंदर कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, टोटल कितनी नज़र आ रही हैं आपके सामने, ये एक बन गई, ये दूसरी मैट्रिक्स, ये तीसरी मैट्रिक्स, ये चौथी मैट्रिक्स, टोटल 4 मैट्रिसेस बन सकती हैं। अब इसके अंदर देखें तो टोटल कितनी चॉइसेस थी इन वन प्लेस, टोटल एक ही डब्बा था, एक ही और जगह थी जहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। तो उसके अंदर कितनी चॉइसेस थी, 2 चॉइसेस इन वन प्लेस। तो ये हमारा बनता था 2 raised to the power 1। यहाँ पे टोटल 2 जगहें थी, और दोनों जगहों पे क्या थी, 2 चॉइसेस थी इन 2 प्लेसेस। तो ये बन जाता है 2 raised to power 2, जिससे हमारा आंसर आया था 4 मैट्रिसेस। अब हम चले जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टोटल 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिसेस विद 2 एंट्रीज। यहाँ पे देखें 2 चॉइसेस, यहाँ पे भी 2 चॉइसेस ही करनी है हर डब्बे के अंदर। तो 2 चॉइसेस इन हाउ मेनी प्लेसेस, 9 प्लेसेस। तो ये हो जाएगा 2 raised to power 9 विच इज़ इक्वल टू 512 मैट्रिसेस। बुक के अंदर आपका क्या आंसर है, वो भी पार्ट सी यही आंसर है। पार्ट 8, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी मेड इन अ प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड। ये बिल्कुल एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जो कि मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया था। यहाँ पे थोड़ा सा ससरी समझाता हूँ, और इसकी जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास ये गिवन है। अब देखें, डायगोनल मालूम करने का टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगॉन में क्या होंगे, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। देखें, ट्राइंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। अगर यहाँ से यहाँ लाइन की जाए तो वो बाइसेक्टर होगा या मीडियन होगा। तो इसके अंदर देखें साइड्स कितनी है, 3, तो n इज इक्वल टू 3। तो फार्मूले के अंदर आएँ तो D3 यानी डायगोनल्स इन 3 साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 3 माइनस 3 से चूँकि 0 आ गया होगा, इसलिए आंसर भी 0 आ रहा है। इसमें देखें टोटल 2 डायगोनल्स हैं, फार्मूला लगा के देखते हैं। n इज इक्वल टू 4, तो D4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इस 4 माइनस 3 से 1 आया, और 4 डिवाइड बाई 2 2। तो डायगोनल विद 4 साइड हैज़ 2 डायगोनल्स। ठीक है, एनी पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स हैज़ हाउ मेनी डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स। ये आ जाएँ, ये 5 साइड्स वाला है, तो D5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो 5 माइनस 3 से आंसर आया 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो 5। टोटल इसके अंदर 5 डायगोनल्स हैं जो सामने नज़र भी आ रहे हैं। अब ये हेक्सागोन है, 6 साइड्स हैं, D6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इससे हमारे पास आंसर आ जाता है 9। अब हम अपना वाला देते हैं, 8 साइड्स वाला। ठीक है, देखने में लग रहा है 20-25 तो अंदर डायगोनल नज़र आ रहे हैं। साइडों को नहीं काउंट करना, ये जो साइडें हैं ये डायगोनल नहीं होती। तो इसको फॉर्मूले की मदद से देखते हैं, n इज इक्वल टू 8, तो D8 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 4 8 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20।
तो आंसर तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन एन मुमकिन है आपको ये फार्मूला कभी भूल जाए एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। देखें, 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग इतनी बड़ी एग्जांपल को पहले नहीं देखते, पहले छोटी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4, और उसके पॉइंट्स कितने होते हैं? 4। तो 4 पॉइंट्स की मदद से हम कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं? एक 4 साइड्स और इसके अलावा 2 ये डायगोनल। तो छोटी साइड्स के लिए तो ये करना आसान है, लेकिन कोई फार्मूला होना चाहिए। तो वो देखें, डायगोनल्स इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेट लाइंस माइनस साइड्स। कि टोटल स्ट्रेट लाइंस इसके अंदर कितनी हैं? देखें, 1 2 3 4 5 और 6, माइनस साइड्स कितनी है इसके अंदर? 4। तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 4C2 या NCR के टोटल कितनी साइड्स हैं और एक साइड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2। ठीक हो गया। और स्क्वायर के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 4। और एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स। तो ये फार्मूला हो गया, और माइनस साइड्स जो कि ऊपर ये 4 लिखा हुआ है। तो 4C2 को ओपन करें, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे -4, 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। नीचे इस 2 फैक्टोरियल से 2 आ जाता है, और 4 - 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो 2 × 3 6, 6 - 4 हो जाएगा 2। लेकिन ये हमारा सवाल नहीं था, हमारा सवाल तो था जिसकी 8 साइड्स हों। तो अभी हम इसको करते हैं, 8C2 - 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 - 2 होल फैक्टोरियल -8। अब इसको देखें, 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलेंगे? 6 फैक्टोरियल तक। 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। 8 - 2 होल फैक्टोरियल की जगह लिख दिया 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। अब 4 7 ज़ा होता है 28, -8 इज इक्वल टू 20। और बुक में हमारा आंसर है, वो भी पार्ट बी हमारा आंसर है। डायगोनल्स का फॉर्मूला याद रखें, टोटल स्ट्रेट लाइंस माइनस साइड्स विच इज इक्वल टू NCR माइनस N। पार्ट 9, if probability of A is half, probability of B is 0, then probability of A given B is, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, और हम लोगों ने करना किस तरीके से होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B या प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A का फॉर्मूला होता है व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, जब गिवन A हो तो इज इक्वल टू करके लाइन लगाएंगे और नीचे कर देंगे जो गिवन A हमारे पास है, और ऊपर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब वापस आते हैं, हमारा क्वेश्चन में हमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0, A इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, लाइन लगाएंगे, गिवन क्या है हमारे पास? B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B नीचे लिखी और ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास क्या है? 0, और ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखें, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। बुक में आंसर देख लेते हैं, पार्ट C, तो हमारा आंसर करेक्ट है। पार्ट 10, if A and B are events such that probability of A given B is equal to probability of B given A, then इन 4 में से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B का मतलब हुआ कि गिवन B है तो नीचे B आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और इस तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, जो गिवन होता है वो नीचे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखें, ऊपर वाली दोनों चीज़ें बराबर हैं, और अगर इस इक्वालिटी ने इक्वल होना है तो इसका मतलब है नीचे वाली दोनों चीज़ों को भी बराबर होना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इनमें से देखें ऐसी कौन सी ऑप्शन है? ये वाली। बुक में आंसर देख लेते हैं, लास्ट 10th पार्ट का है आंसर D, तो यानी हमारा आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों कॉम्बिनेशन के हैं, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R होल फैक्टोरियल। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। 2N फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय नीचे आर है तो आर फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस क्या होता है 2n माइनस आर होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू दूसरी टर्म क्या है 2nc r प्लस 2 तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या फैक्टोरियल r प्लस 2 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस यानी 2n माइनस r प्लस 2 को ब्रैकेट में किया और होल फैक्टोरियल। अब देखें दोनों तरफ ऊपर जो है 2n फैक्टोरियल इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो पीछे हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 फैक्टोरियल जो है उसको हम लोग ओपन करते हैं क्योंकि वो बड़ा है और हमें पता है कि इसमें से हम लोगों को आर अलहदा निकलना चाहिए फैक्टोरियल की शक्ल में ताकि इससे कैंसिल आउट कर सकें। तो वो आर प्लस 2 इससे एक कम क्या होगा आर प्लस 1 और इससे एक कम क्या होगा आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह हमने खोला है जिस तरह 10 फैक्टोरियल को खोलते हैं और लिखते होते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। तो अब इसको देखें 2n माइनस ब्रैकेट में आर प्लस 2 है तो माइनस आर और फिर माइनस के साथ आगे ब्रैकेट का जो प्लस 2 है वो हो जाएगा -2 और यूँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे फैक्टोरियल। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। आर फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो रहा है और फर्दर अब देखें 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस आर होल फैक्टोरियल देखें बड़ा है और ये 2n माइनस आर माइनस 2 होल फैक्टोरियल ये छोटी वैल्यू है। तो इस बड़ी वैल्यू को हम ओपन करना शुरू करते हैं 2n माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस आर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस आर माइनस 2 होल फैक्टोरियल ठीक है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 इंटू 2n माइनस आर माइनस 2 होल फैक्टोरियल। तो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और बाकी जो है अब हमको ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे इस साइड पे और इन दोनों को इस साइड पे। तो ये बन जाएंगी आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस आर इंटू 2n माइनस आर माइनस 1। एक तरीका तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करना शुरू करें और फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन करें, लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाए। लेकिन अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप इन दोनों को गौर से देखें। इस टर्म के मुकाबले में ये टर्म एक नंबर छोटी है, इसी तरह इस टर्म के मुकाबले में ये टर्म एक नंबर छोटी है। जैसे कि अगर यहाँ पे 10 हो, फ़र्ज़ करें ये 10 है तो ये 9 है, तो इस लिहाज से ये भी 10 होगी और ये भी 9 होगी। तो ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। इसको ज़रा थोड़ा मज़ीद अगर समझना चाहें तो ये देखें, लेफ़्ट वाली टर्म फ़र्ज़ कर लें कि है 2 + 2 यानी r + 2 क्या है 2 + 2 है, तो r + 1 क्या हो जाएगी 2 + 1। और राइट साइड पे जाएं 2n को हम लोग समझ लेते हैं, n मिसाल के तौर पे 3 था तो 3 × 2 = 6 माइनस r के अंदर 2 और 2n की जगह 6 माइनस r माइनस 1 r की जगह 2। अब देखें इससे वैल्यू क्या है 6 - 2 4 और ये 2 + 2 4। ये देखें 6 - 2 -1 4 - 1 3 और 2 + 1 3। तो देखा जाए तो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। अब इस केस में चूंकि ये दोनों बराबर हैं हम लोग इस तरह लिख लेते हैं r + 2 = 2n - r। क्यों? क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है r, इससे हम लोगों ने r निकालना है। तो r + 2 ये माइनस r जब उधर जाएगा तो प्लस r हो जाएगा = 2n। इसको ऐड करते हैं 2r + 2 क्योंकि 2 दफ़ा r है तो इनको ऐड किया तो 2r हो गया + 2 = 2n। लेफ्ट साइड वालों में से 2 कॉमन ले लिए तो अंदर रह गया r + 1 और राइट साइड पे 2n। ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया तो r + 1 बन गया n, तो r से बन जाएगा n - 1 और ये हमारा पहला आंसर है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये उससे मिलता जुलता है लेकिन इसमें हमने r फाइंड नहीं करना है, हमने फाइंड करना है rc3। तो 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस क्या है 18 - r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r + 2 का फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस जो r + 2 है वो ब्रैकेट में कर लेते हैं और होल फैक्टोरियल। अब देखें 18 फैक्टोरियल दोनों साइडों पे ऊपर तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 18 - r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे भी r + 2 बड़ा है r फैक्टोरियल से, इसमें से हम लोगों ने r फैक्टोरियल निकालना है। तो हम करेंगे r + 2 मल्टीप्लाई बाय r + 1 मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल और जो ये वाली टर्म है इससे बन जाएगा 18 - r - 2 होल फैक्टोरियल। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है r फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है 18 - r फैक्टोरियल बड़ी है 18 - r - 2 होल फैक्टोरियल से, क्योंकि इसमें तो r से मज़ीद 2 माइनस हो रहा है। तो इसको ओपन करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 18 - r इंटू 18 - r - 1 इंटू 18 - r - 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाय r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इंटू 18 माइनस r माइनस 2 होल फैक्टोरियल। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जो राइट साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में है ये इस साइड पे ऊपर चली जाएंगी और ये दोनों उस साइड पे चली जाएंगी। तो r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस r इंटू 18 माइनस r माइनस 1। तो अब ये दो टर्म्स आपस में बराबर हैं और ये दो टर्म्स आपस में बराबर हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे मैंने समझाया था क्वेश्चन 1 में। तो हम आसान वाली टर्म लेते हैं r प्लस 2 इज इक्वल टू 18 माइनस r। अब इसमें कौन सी टर्म्स लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लें। r प्लस आर कर लिया, इस वाले r को जो माइनस आर है जब उधर लेके गए तो प्लस आर बन गया, और राइट साइड पे आ जाएगा 18 माइनस 2। तो ये बन जाएगा 2r इज इक्वल टू 16। इससे हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है 8। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो RC3 फाइंड करना है, जो कि r की वैल्यू चूँकि 8 है तो बन जाता है 8C3, और इससे बन जाता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को हम कितना खोलेंगे, इतना कि उसमें 5 फैक्टोरियल आ जाए। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे नज़र आ रहा है कि 8 माइनस 3 से 5 फैक्टोरियल आने वाला है। तो 8765 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। 1 को फिलहाल रहने देता हूँ, जगह कवर करती है। और 8 माइनस 3 फैक्टोरियल से आ जाता है 5 फैक्टोरियल। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो रहा है, और 3 2 6 होता है, तो नीचे भी 6 है ऊपर भी 6, तो वो कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास जो आंसर बचा है वो है 8 7 56। ये हमारा आंसर है। बुक के आंसर देख लेते हैं। तो पहला आंसर r इज इक्वल टू n माइनस 1, और दूसरा आंसर है 56। यहाँ इसने जल्दी में RC3 की जगह RC5 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3, 56 PR प्लस 6 रेशो 54 PR प्लस 3 इज इक्वल टू 30,800 रेशो 1, फाइंड r। अब ये p से पता लग रहा है कि ये परम्यूटेशन का सवाल है और उसका फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। 56 PR प्लस 6 को हम लिखेंगे 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 माइनस r प्लस 6, चूँकि दो डिजिट्स हैं इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं r प्लस 6 होल फैक्टोरियल। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, और 54 p r प्लस 3 को करेंगे तो 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 माइनस ब्रैकेट के अंदर r प्लस 3 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800 डिवाइडेड बाय 1। अभी हमने 56 फैक्टोरियल को इतना खोलना है कि 54 फैक्टोरियल जितना आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगले स्टेप में हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और वो इससे कट जाएगा। तो 56 फैक्टोरियल को ओपन किया, 56 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 माइनस r माइनस 6 होल फैक्टोरियल हो जाएगा। 56 माइनस r माइनस 6 होल फैक्टोरियल, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर की चीज़ जो नीचे आई वो 54 फैक्टोरियल, और नीचे की चीज़ जो ऊपर की वो हुआ 54 माइनस r माइनस 3 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800 डिवाइडेड बाय 1, 30,800। अब देखें 54 फैक्टोरियल से कट गया, और अब नेक्स्ट स्टेप में 56 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30,800 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें 56 माइनस 6 से बनेगा 50, तो 50 माइनस r होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 54 माइनस 3 से बनेगा 51, तो ये हो जाएगा 51 माइनस r होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 30,800। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले ये चीज़ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है 80 को हमने यहाँ नीचे लेकर आना है। तो 51 माइनस r होल फैक्टोरियल को हम कितना खोलेंगे, 51 माइनस r इंटू 51 माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि नीचे देखें 50 माइनस r फैक्टोरियल है, तो 51 माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल क्या होता है, 51 माइनस 1 से बन जाता है 50, तो ये बन जाएगा 50 माइनस r होल फैक्टोरियल, इसलिए मैंने इस तरह किया। डिवाइडेड बाय नीचे 50 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800, और जो यहाँ का 3080 था वो इधर नीचे ले आएंगे, और 3080 1 ज़ा 3080 10 ज़ा 30,800। नेक्स्ट स्टेप में 51 माइनस r, और ये 51 माइनस r माइनस 1 से हमने क्या बना लेना है, 50 माइनस r होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 50 माइनस r होल फैक्टोरियल, और अब हमारे पास बचेगा 51 माइनस r इज इक्वल टू 10। जगह ख़त्म होगी, थोड़ा राइट साइड पे कर लेते हैं। तो 51 और ये जो 10 है जब इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 51 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस r, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस r इस तरफ आएगा तो प्लस r हो जाएगा। अब देखते हैं 51 माइनस 10 इज इक्वल टू 41 इज इक्वल टू r। ये हमारा आंसर है। बुक में देख लें, बुक में भी यही आंसर है। क्वेश्चन 4, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज x raised by 4, y raised by 3, z raised by 5 be expressed without exponents।
ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 12, 13 की तरह है, जिसमें वर्ड गिवन होता है और उसकी परम्यूटेशंस निकालनी होती हैं। देख के आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे 4x कंबाइन होकर लिखे हुए हैं, इसलिए उनको अलग अलग कर लें। y भी 3 दफ़ा लिखा हुआ है कंबाइन होकर, उसको अलग कर लें। z 5 दफ़ा कंबाइन होकर लिखा हुआ है, उसको अलग कर लें। तो ये टोटल है 12 अल्फ़ाबेट्स। x इसमें 4 दफ़ा आया हुआ है, y इसमें 3 टाइम्स आया हुआ है और 12 में से 5 टाइम्स जो है इसमें z आया हुआ है। इसको लिखने का तरीका यूँ होता है कि यूँ ब्रैकेट डालें और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स हैं वो ऊपर लिख लिए, और जो रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे तो सब कुछ रिपीटेड ही है, x भी रिपीट हो रहा है, y भी, z भी, सिर्फ रिपीटेड एलिमेंट्स को ही नीचे लिखना होता है। ये जानते हैं, सिर्फ रिपीट। अगर कोई एक अदद यहाँ पे a अलहदा से लिखा होता तो उसकी काउंटिंग यहाँ पे नीचे ना लिखते। तो यहाँ पे x जो है 4 टाइम्स आया हुआ है तो वो 4 लिख दिया, y 3 टाइम आया हुआ है तो 3 लिख दिया, z 5 टाइम्स आया हुआ है तो वो 5 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, ऊपर 12 है तो 12 का फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को इतना ओपन करेंगे कि वो 5 फैक्टोरियल तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल मौजूद है, ताकि उसको कैंसिल आउट कर दें। डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कट गया, और ये जो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 6, तो ये ऊपर वाले 6 से कट जाएगा। अभी 4 फैक्टोरियल चूँकि काफ़ी बड़ा है, लिहाजा उसको अलग से ओपन करते हैं। ऊपर वाली टर्म को दोबारा लिख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मैंने वैसे ही छोड़ दिए ताकि जगह थोड़ी क्लटर ना बने। ये देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है, तो ये ऊपर वाले 12 को काट देता है। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो अब हमारे पास आंसर आने वाला है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 9 4 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 27,720। बुक में हमारा क्या आंसर है? यही आंसर है। क्वेश्चन 5, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी 6 चिल्ड्रन सीटेड एट अ राउंड टेबल इफ सर्टेन 2 चिल्ड्रन नंबर 1 रिफ्यूज टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, नंबर 2 इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ये एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 15 की तरह है, बहुत आसान है। एक टेबल है जिस पे 6 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये किस फार्मूले से सॉल्व होते हैं? देखें, जब लाइन में बैठे होते थे तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल यूज़ किया जाता था। n बच्चे हैं तो n फैक्टोरियल। अगर सर्कल में बैठे हुए हैं तो हमने कहा था कि n ऑब्जेक्ट सर्कल में बैठे हों तो फार्मूला उसका होगा कि कितनी परम्यूटेशन बनेगी, n-1 होल फैक्टोरियल। तो चलते हैं सवाल की तरफ। टोटल नंबर ऑफ़ वेज या टोटल परम्यूटेशंस जितने ये बच्चे चेंज करके अपनी जगह बैठ सकते हैं वो है n-1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू अभी 6 है, 6 - 1 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 120। तो टोटल 120 वेज हैं जिसमें ये बच्चे बैठ सकते हैं अपनी जगह जब तब्दील कर करके। अब इसने आगे 2 सवाल किए हैं कि रिफ्यूज़ टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, और दूसरा है इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। कि इंसिस्ट करने वाला ज़्यादा आसान है क्योंकि सिर्फ 2 ही बच्चों का आपस में ही बैठना है। तो ये 2 बच्चों ने फैसला किया कि इन्होंने आपस में ही बैठना है चाहे कुछ हो जाए। तो अब इनकी काउंटिंग हम लोग कर लेंगे 1। ये 2 नहीं काउंट किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने एक ही बैठना है। तो अब हमारा n हो जाएगा 5। तो पार्ट 2 हम जो सॉल्व करें, टोटल वेज व्हेन 2 इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर इज इक्वल टू n जो है 5 हो जाएगा। तो n-1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 - 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो 24 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक होती है जो बच्चे जल्दी में गलती कर जाते हैं, और बुक ने भी ये गलती की आंसर में, कि ये बच्चा इधर और ये बच्ची इधर चले जाएँ। तो पहले के केस में 24 कॉम्बिनेशन बने थे, लेकिन इन बच्चों ने आपस में अपनी सीट चेंज कर ली। तो अब कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? उतने ही, और यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 48। पार्ट 1 की तरफ चलते हैं कि अब इन बच्चों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो अब इतने सारे हम लोग तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा आसान है, 120 में से 48 को माइनस कर देंगे। टोटल वेज व्हेन 2 रिफ्यूज टू सिट टुगेदर इज इक्वल टू, तो जो कंप्लीट परम्यूटेशन थी 120 थी, और जो इकट्ठे बैठने की बच्चों ने कसम खाई हुई थी उसके अंदर कितने आ रहे थे? 48। तो वो इसमें से माइनस कर दें तो बाकी जितने बचेंगे 72, वो हैं कि जब ये बच्चे आपस में इकट्ठे नहीं बैठे होंगे, ये 2 बच्चे। तो बुक का आंसर देख लेते हैं। बुक में पार्ट 2 का आंसर इन्होंने गलत निकाला हुआ है, यही 24 पे इन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि देखें पार्ट 1 का आंसर इन्होंने सही निकाला है, और वो 72 तभी सही हो सकता है जब 48 में से माइनस किया हो। Question 6. 6 people, including Faisal and Saima, are to be seated around a circular table. Find the probability
दैट फैसल एंड साइमा आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। बेसिकली अगले क्वेश्चन की एक एक्सटेंशन है। इसमें जो वाहिद फ़र्क है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी मालूम करने का कहा गया है। तो सिर्फ नंबर ऑफ कम्बिनेशंस तक ही बात नहीं छोड़ी कि उसने कितनी कम्बिनेशंस रहेंगे, कितनी परम्यूटेशंस रहेंगी कि फैसल और साइमा इकट्ठे बैठते हैं, बल्कि उसकी फिर बाद में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वही फिगर देखते हैं। ये 6 चेयर्स हैं अराउंड द राउंड टेबल, इसमें 6 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। और टोटल नंबर ऑफ वेज, जो टोटल परम्यूटेशंस हैं उसका फार्मूला हमने देखा था n-1 फैक्टोरियल। तो n चूँकि 6 है, इसमें 6 बच्चे हैं, 6 - 1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 120। तो 120 डिफरेंट वेज के अंदर डिफरेंट परम्यूटेशन में ये बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन जो इसको हम लोग कह देते हैं वो है सैम्पल स्पेस, क्योंकि अभी ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। और अब हम लोगों ने क्या मालूम करना है कि ये जो फैसल है और ये साइमा, ये दोनों ने कहा था कि हम लोगों ने इकट्ठे बैठना है। तो वही पिछले सवाल की ही एक्सटेंशन है। तो इनको हम लोग एक काउंट कर लेते हैं 5, और इसका हो जाता है टोटल वेज व्हेन फैसल एंड साइमा सिट टुगेदर। इसको हम लोग कह देते हैं इवेंट ई। तो ये हो जाता है 5 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इस दफ़ा n की वैल्यू आ गई है 5। वही पिछले सवाल की तरह 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 24। लेकिन जब ये बच्चा इधर और ये बच्ची उधर जाएंगे तो उतने ही और परम्यूटेशन बन जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 48। तो यहाँ तक तो सारा सवाल वही है। अब डिफरेंस आ रहा है कि हम लोगों को उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी मालूम करने, लिहाजा इस इवेंट के जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई इज इक्वल टू 48। और प्रोबेबिलिटी दैट साइमा एंड फैसल सिट टुगेदर, इसको कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये बन जाते हैं 48 डिवाइडेड बाय 120, और सिंप्लीफाई करेंगे बाय डिवाइडिंग फ्रॉम 24। 24 2 ज़ा 48 और 24 5 ज़ा 120। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी ना हो, और 2 2 करके भी कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड किए तो पहले ऊपर 24 आ जाएगा, नीचे 60 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किए, इस तरह। तो ये हमारे पास आ गया है 2/5। बुक का आंसर देखते हैं, ये 2/5 एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन 7, if probability of A is 0.8, probability of B is 0.5, probability of B given A is equal to 0.4, find 3 parts हैं, probability of A intersection B, probability of A given B, probability of A union B। ये मैंने चैप्टर 6.5 एक्सरसाइज जो है उसके इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल में चीज़ समझाई है, लेकिन एक दफ़ा फिर देखते हैं। ये एक सर्कल है A और ये एक सर्कल है B। अगर सर्कल A की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन हो कि कितना % चांस है कि ये आएगा, ठीक है, तो बी फाइंड करना है हम लोगों ने कि बी का कितना चांस है कि वो भी आए। ज़ाहिर बात है उसका वही हिस्सा आएगा जो ए के अंदर मौजूद है। तो बी की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी जब ए ऑलरेडी गिवन था तो ज़ाहिर है यही वाला हिस्सा आ सकता है जो कि इंटरसेक्शन कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से आगे चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो आप याद रखें, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हम लोगों ने मालूम करनी हो तो वो होती है, किस में से निकल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि गिवन है वो नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट इन करते हैं, लेकिन मालूम हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सवाल में ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की वैल्यू क्या है 0.4 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या वैल्यू है 0.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.32। अगला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो जो चीज़ गिवन होती है उसी में से आना होता है नेट रिज़ल्ट। तो गिवन चीज़ हमेशा नीचे लिखते हैं, बी में से कितना हिस्सा है जो ए का है तो वो कॉमन हिस्सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखें क्या क्या वैल्यूज़ हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 0.5, वो नीचे लिख ली, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32, तो वो ऊपर लिख ली। कैलकुलेटर से सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.64। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कॉमन हिस्सा 2 दफ़ा काउंट हो रहा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.32। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.98। बुक में आंसर देखें 0.32, 0.64 और 0.98 तीनों आंसर करेक्ट हैं। क्वेश्चन 8,
How many 6-digit telephone numbers can be constructed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी क्रेडल पे लिखे होते हैं. If each number starts with 35 यानी 35 पहले दो digits होंगे and no digits appear more than once यानी repetition is not allowed. Total 6-digit telephone number होता है इस क्वेश्चन के मुताबिक. तो देखें ये टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं. कहा जा रहा है कि ये जो 3 और 5 हैं ये हर टेलीफोन नंबर के स्टार्ट में होंगे. तो अगर ये दो स्टार्ट में होंगे तो बाकी कितने हमारे पास पीछे नंबर लिखने के लिए बच गए? 4 जगह. और हमारे पास जो चॉइस है वो किस में से बच गई? वो टोटल 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8 ये इन 8 नंबर्स में से बच गई क्योंकि 3, 5 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं. और इन 8 में से हमने सिलेक्ट करके कितने जगह हैं जहाँ पे लिख सकते हैं? 4 जगह, क्योंकि 6 डिजिटेड टेलीफोन नंबर है. तो अब देखें, अगर इन 8 में से आपने कोई चॉइस करनी है तो अभी आपके पास फुल चॉइस है, आप 8 के 8 में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब आपने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया तो अब आपके पास चॉइस थोड़ी सी लिमिटेड होगी. 7 ऑप्शंस रह गई, 7 चॉइसेस रह गई. इनमें से आपने यहाँ पे लिख लिया नंबर, तो अब आपके पास 6 नंबर रह गए जिनमें से आपने उठा के इधर लिख दिया. अब आपके पास यहाँ पे 5 नंबर बाकी रह गए जिनमें से एक आपने उठा के इधर लिख लिया. तो आपके पास इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है 1680. लेकिन ये तो जुगाड़ वाला तरीका है, आपने तो फार्मूला यूज़ करना है. तो जो फार्मूले मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ उनमें ये है कि जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, हमारे पास 8 नंबर्स हैं जिनमें से हमने चूज़ करना है, एंड टेकिंग 4 एट अ टाइम, यानी हमें कितने चूज़ करने हैं? मैक्सिमम 4 एट अ टाइम. तो कितनी परम्यूटेशंस बन सकेंगी? तो वो फार्मूला होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल व्हेन रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड. तो चलते हैं, फार्मूला लिखते हैं और इसके अंदर NPR क्या होगा? 8PR, क्योंकि 8 टोटल हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं और इनमें से एट अ टाइम 4 यूज़ करने हैं. तो इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल को कितना खोलेंगे? 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमें नीचे नज़र आ रहा है कि 4 फैक्टोरियल आ जाएगा. तो 8, 7, 6, 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे. 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1680 और यही आपकी बुक के अंदर आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9. How many numbers greater than a million can be formed with the digits 2303423? सबसे पहले तो ये देख लें कि मिलियन क्या होता है. 1 मिलियन के अंदर 6 ज़ीरोज़ होते हैं. देखिए, इंग्लिश या मैथमेटिक्स में जब भी कभी कैलकुलेशन की जाती है तो हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया जाता है. यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 ज़ीरोज़ के बाद एक कॉमा है, फिर 3 ज़ीरो के बाद एक कॉमा, और ये 1 मिलियन. ये 1000 का निशान, ये मिलियन का निशान. इसी तरह अगर बिलियन देखना हो तो 3 मज़ीद के बाद निशान, जैसे ये 1 बिलियन है तो इसमें ये 1000, ये मिलियन, ये बिलियन. मज़ीद आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिलियन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि कभी आपको मिलियन या बिलियन ट्रिलियन के सवाल भी आ सकते हैं. तो अभी देखें, ये हमने वो 7 डिजिट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं और इनसे हमने बताना है कि इनमें क्या कम्बिनेशंस बनाएं कि ग्रेटर दैन 1 मिलियन आए. तो अगर देखें 2 से था, फिर 4 अगर शुरू में रखा हो, या 3 शुरू में रखा हो बाकी नंबर राइट में हो, या 0 शुरू में रखा हो और बाकी राइट साइड में. टोटल इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. लेकिन 2 लेफ़्ट पे हो तो यानी कि 2 मिलियन समथिंग है, मिलियन से बड़ा है. 4 लेफ़्ट पे हो तो 4 मिलियन समथिंग है. 3 लेफ़्ट पे हो तो 3 मिलियन समथिंग नंबर होते हैं. और 0 हो तो यानी 0 मिलियन. ये वो है कि मिलियन से कम है, बाकी सारे मिलियन से ज़्यादा वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन 7 डिजिट से टोटल कितने नंबर बन सकते हैं. तो वो टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स हैं जिनमें 3 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जबकि नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. इस तरह देखें, आपका सवाल इस तरीके से हल होगा जिस तरह बुक के अंदर हमने वो वाले क्वेश्चन किए थे वर्ड वाले, कि बुक 1 में ओ 3 दफ़ा आ रहा होता है. तो टोटल इसके अंदर 8 अल्फ़ाबेट थे, तो 8 ऊपर लिख लिया और नीचे जो नंबर अल्फ़ाबेट ओ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो नंबर ऑफ़ रिपीटिशन नीचे लिख दी जाती थी, यहाँ पर फैक्टोरियल लेते थे. यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल डिजिट्स हमारे पास 7 है. नंबर 3 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, नंबर 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो अब हम करते हैं टोटल पॉसिबल नंबर्स. ब्रैकेट के अंदर ऊपर 7 आ गया और 3 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर 3. ये नंबर ऑफ रेपिटेशंस लिखी जाती हैं. नंबर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर 2. ये इत्तेफाक की बात है कि 3 दफ़ा आ रहा है और 2 दफ़ा आ रहा है. अगर 2 जो है ना 5 दफ़ा आता तो यहाँ पे हम 2 की जगह 5 लिखते हैं. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल.
7 फैक्टोरियल को हम इतना ओपन करेंगे ताकि 3 फैक्टोरियल तक चला जाए, ताकि बाद में इससे काटने में आसानी हो। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 420। तो ये टोटल पॉसिबल नंबर्स आ गए जो इन 7 डिजिट से पॉसिबल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर्स लेसर देन मिलियन कितने हैं। तो उसके लिए टोटल कितने डिजिट्स हम यूज़ कर सकेंगे? 6 डिजिट्स, क्योंकि 0 तो हमने फिक्स कर दिया लेफ्ट साइड पे। अब टोटल डिजिट्स हैं 6, बाकी 3 वही 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 2 भी 2 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। अब दोबारा उसी तरह ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर 6, नीचे 3 और 2 लिख देंगे और इसको करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को इतना ओपन करेंगे वही 3 फैक्टोरियल तक चला जाए ताकि नीचे वाले से कैंसिल आउट हो सके, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब देखें 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 होता है और 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60। तो ये आ गए नंबर्स लेस देन मिलियन। टोटल कितने नंबर्स थे? 420। तो हमें चाहिए नंबर्स ग्रेटर देन मिलियन, तो वो हो जाएंगे टोटल पॉसिबल नंबर्स माइनस नंबर्स लेस देन मिलियन, विच मीन्स 420 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 360। बुक में आंसर देख लेते हैं, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टी ऑफ n men, टोटल n बंदे हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया, इज़ टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक टेबल है, इसके ऊपर n बंदे बैठे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर मैन सिट टुगेदर। तो सबसे पहले तो ऐसे केसेस में हमें पूरे बंदों की जो है निकालनी होती हैं परम्यूटेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज या परम्यूटेशन जिसमें ये बंदे बदल बदल के अपनी सीटें बैठ सकते हैं वो क्या होगा? n-1 होल फैक्टोरियल। ये हम फार्मूलाज में ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसी को हम कह देते हैं सैम्पल स्पेस, कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज़ n-1 होल फैक्टोरियल। अब अगर ये दो बंदे कहें कि हमने एक साथ ही बैठना है, तो ये हमारे पास एक इवेंट ई हो गया, एक स्पेसिफिक इवेंट है। और चूंकि पहले n बंदे थे, अब इन दोनों ने कहा कि हम इकट्ठे बैठते हैं, समझ लेते हैं कि ये एक ही हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम n की जगह लिख देंगे n-1 मैन। तो इस इवेंट ई को हम लोग लिखते हैं टोटल वेज व्हेन 2 मैन सिट टुगेदर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इवेंट ए ई इज इक्वल टू, तो n की जगह क्या आ जाएगा? अब n-1 आ जाएगा और -1 तो फॉर्मूले का ही ले जाएगा, होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो n-2 होल फैक्टोरियल आ गया। लेकिन अगर ये बंदा उठ के इधर चला जाए और ये बंदा उठ के इधर आ जाए, तब भी इनकी वो वाली बात तो कायम ही रही कि सिट टुगेदर, अभी भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। लेकिन जितनी परम्यूटेशन इनकी पहले निकली थी इतनी ही यानी कि और निकल आएंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अब देखते हैं, हम लोग ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ऊपर वाले के अंदर वैल्यू आ जाएगी n-2 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि यहाँ से आई है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस जो कि ऊपर से आएगा n-1 होल फैक्टोरियल। अब देखें n-1 होल फैक्टोरियल बड़ा है, इसको ओपन करेंगे तो नीचे हो जाएगा n-1 इंटू माइनस एक और करेंगे -1 तो n-2 होल फैक्टोरियल, और ऊपर आएगा n-2 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 सेम एज इट इज़। अब देखें n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कट गया, पीछे हमारे पास बच गया है 2 डिवाइडेड बाय n-1। यही हमारी बुक में आंसर होना चाहिए। देखते हैं, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, गिवन द फॉलोइंग स्पिनर डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि ये एक हमें स्पिनर गिवन है जिसमें ऑरेंज, रेड, ग्रीन और पिंक 4 इक्वल पोर्शंस हैं, और कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज पोर्शन मालूम करें, प्रोबेबिलिटी रेड और ग्रीन यानी कि ए यूनियन बी वाला सवाल है, प्रोबेबिलिटी नॉट आर जिसको प्रोबेबिलिटी आर कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक मालूम करें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज देखते हैं। ऑरेंज हिस्से कितने हैं? एक हिस्सा है। आउट ऑफ टोटल कितने? टोटल सैम्पल स्पेस में 4 हिस्से हैं, तो 1 आउट ऑफ 4 ये प्रोबेबिलिटी है ऑरेंज के आने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन देखें, ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की तरह है, और ए यूनियन बी के हमने 2 फार्मूले पढ़ रखे हैं। अगर ओवरलैपिंग एरिया हो तब क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर रहे हो। तो यहाँ पे देखें रेड और ग्रीन ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये सिंपल
प्लस हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम यूँ कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी 1/4, क्योंकि सैम्पल स्पेस में 4 हैं, प्लस ग्रीन के कितने हिस्से हैं 1, तो 1/4। तो ये दोनों को सम कर लेंगे तो हो जाएगा 2/4, और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। ये आ गई प्रोबेबिलिटी आर और जी, या प्रोबेबिलिटी रेड और ग्रीन, या इसको यूँ भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी रेड यूनियन ग्रीन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट आर या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट, कि आर के अलावा रेड के अलावा जितना कुछ भी है वो कितना है 3/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कॉम्प्लीमेंट, ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है, ऑलरेडी हमने ऊपर भी निकाली है 1/4, और यहाँ तस्वीर से भी देखें एक हिस्सा है आउट ऑफ टोटल 4 सैम्पल से, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4। बहुत ही आसान आपका ये क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बहुत ही सिंपल, एक हिस्सा पिंक है और टोटल 4 हिस्से बाकी हैं, सैम्पल स्पेस कंप्लीट है। तो ये टोटल आपके 4 आंसर आए हैं, आप बुक के साथ टैली कर लें, 1/4, 1/2, 3/4, 1/4, सारे आंसर्स हमारे करेक्ट हैं। सिर्फ मैथ्स और फिज़िक्स ही नहीं, मैं उर्दू की गज़लों को भी बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट करके बच्चों को समझा रहा हूँ, जिसका उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर अभी तक आपने गज़लों का ये अंदाज़ नहीं देखा तो ज़रूर जाएँ, एक दफ़ा देखेंगे इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम तक दोबारा से नहीं भूलेंगी। और क्योंकि मेरे बेटे को भी गज़लों में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जब से मैंने इनको एनिमेट करके समझाया है तो उसको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।